और फिर बोरियां जहाज पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया। मार्कोस ने अपने सारे आदमियों को उसी जगह बुला लिया था और अब उसने काम तकसीम कर दिया था। कुछ लोग सोने के पत्थर जमा कर रहे थे, कुछ उन्हें बोरियों में भर रहे थे और कुछ बोरियों को जहाज पर पहुंचा रहे थे। भरी हुई बोरियां जहाज तक ले जाई जाती और कुछ देर के बाद खाली होकर वापस लौट आती। इस तरह से यह सिलसिला जारी रहा। मैं बस खामोशी से बैठा हुआ इन लोगों के काम को देखता रहा। अब इनमें से किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि कोई मेरी तरफ तवज्जो देता, और जाहिर है प्रोफेसर के अब इन्हें इस की जरूरत भी क्या थी। इन्हें इनका मकसद हासिल हो चुका था और इन्होंने अब मेरे वजूद को जैसे फरामोश कर लिया था। मैं इन लोगों की खुद गर्जी पर दिल ही दिल में हंस रहा था। कितने अहमक थे ये लोग जो पत्थर के चंद टुकड़ों के एवज सारी इंसानी इकदार को फरामोश कर बैठे थे। इन्हें ना तो खाने पीने का होश रहा था और ना अपने मोहसन का शुक्रिया अदा करने की उन्होंने कोई जरूरत महसूस की। शाम तक रुके बगैर जान तोड़ मेहनत का सिलसिला जारी रहा। न जाने कितना सोना अब तक जहाज में मुंतकिल हो चुका था, लेकिन इन लोगों की हवस शायद पूरी नहीं हुई थी। बिलाखिर जब हर तरफ शाम की तारीकी फैल गई और अंधेरे के सबब काम करना मुश्किल हो गया, तो इन लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया और बैठकर सस्ताने लगे। मैं अल्बर्टो, फ्रांसिस और मार्कोस के साथ बैठा हुआ था। जितना सोना हम अब तक जमा कर चुके हैं, इसका आधा सोना मुझे चाहिए, मार्कोस ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अल्बर्टो ने चमक कर कहा, आधा क्यों, इसका दुगना क्यों नहीं? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हमारे पास एक ही जहाज है और हमें इसी जहाज पर बैठकर जिंदा सलामत वापस अपने वतन पहुंचना है। जहाज में अगर इसकी गुंजाइश से ज्यादा वजन होगा तो वो डूब जाएगा और हम सब लोग मर जाएंगे, और फिर हमारी लाशों के साथ ये सोना भी समंदर में डूब जाएगा, जिसके हसूल के लिए हमने इतनी कड़ी मेहनत की और हजारों मील का सफर तय किया। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा कि जहाज पर इसकी गुंजाइश से ज्यादा वजन न लादा जाए। तुम ठीक कहते हो, अल्बर्टो ने उससे इत्तिफाक करते हुए कहा। और फिर हम अभी कम से कम 4-5 औरतों को भी अपने जहाज पर लाद कर ले जाएंगे। इनके बगैर तो वापसी के सफर का लुत्फ ही ना रहेगा। अगर तुम अपने इस बेहुदा मंसूबे को तर्क कर दो तो अच्छा है, मार्कोस ने बेजारी से कहा। नहीं मेरे दोस्त, अल्बर्टो ने एक लंबी सांस खींचते हुए जवाब दिया। ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन औरतों की खातिर इनके वजन के बराबर सोने से दस्तबरदार होने के लिए मैं तैयार हूं। फिर मैंने अपने मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। वो क्या? मार्कोस ने संजीदगी से पूछा। मेरी बात गौर से सुनो, अल्बर्टो ने मार्कोस की आंखों में आंखें डालकर कहा। हम इस शख्स को जिसका नाम ट्याबू है और जिसने हमें सोने की मौजूदगी के सही मकाम का पता दिया है, हम इसे यहीं हलाक कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो अल्बर्टो? मार्कोस ने हैरानी से पूछा। मैं ठीक कह रहा हूं मार्कोस, अल्बर्टो ने जवाब दिया। जरा तुम बात पर गौर करो, किस पूरे इलाके में यही वो वाहिद शख्स है जिसे सोने की मौजूदगी के बिल्कुल सही मकाम का इल्म हो चुका है। अब तुम जरा सोचो कि जब हम वतन वापस जाएंगे और हमारे साथ इतना ढेर सारा सोना होगा तो भला कितने बहुत से लोग हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें से तो किसी को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक के हिस्से में इतना सोना आ जाएगा जो आइंदा इनकी कई नस्लों के लिए काफी होगा। अलबत्ता हमारी वापसी के नतीजे में दूसरों को जरूर तजस्सुस होगा। हो सकता है कि वो इन लोगों में से किसी के जरिए जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस इलाके का पता और रास्ता दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएं और शायद यहाँ तक पहुँच भी जाएं। इस सूरत में अगर ये शख्स जिंदा हुआ तो इन्हें सोने के सही मकाम की निशानदेही कर सकता है, और हम यकीनन ये नहीं चाहते कि हमारे बाद किसी को इस मुहिम में कामयाबी हासिल हो, इसलिए इसका हलाक कर देना ही जरूरी है। तुम्हारी ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं, मार्कोस ने नाराजगी से कहा। तुम्हारी दलीलें बेवजन और बेजान हैं। अगर कोई हमारे बाद इस तरफ आना चाहेगा तो तुम उसे किस तरह रोक लोगे? और जो यहाँ आ गया वो किसी न किसी तरह सोने के सही मकाम का पता भी चला लेगा। जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई दूसरों को खबर कर देगा और इन्हें इस जगह की सही सही निशानदेही भी कर देगा। तुम ये क्यों समझते हो कि जो काम तुमने कर लिया वो कोई दूसरा नहीं कर सकेगा? इसलिए मेरे ख्याल में इस बेगुनाह की जान लेने से कोई फायदा नहीं है। इसने हमारी मदद की है, हमारे साथ कोई बुराई नहीं, इससे तो जिंदगी की नेमत से महरूम होना ही पड़ेगा। अल्बर्टो ने जैसे फैसला कुन लहजे में कहा। प्रोफेसर, इसे जिंदा छोड़ना सरासर हमाकत के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसे सोने के सही मकाम का पता चल गया है। यह भी हो सकता है कि ये अपने कबीले वालों के साथ मिलकर सारा सोना या सोने की बेशतर मिकदार को यहाँ से मुंतकिल करके अपने इलाके में ले जाए और वहां इस पर कब्जा कर ले, और इस सूरत में हम कभी दोबारा यहाँ वापस आए तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा।
तुमने अभी अभी कहा कि हमारे यहाँ दोबारा वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मार्कोस ने कहा, और अब तुम दोबारा वापस आने की बात कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जहन में क्या है और तुम क्या करना चाहते हो। सीधी सी बात है, अल्बर्टो ने कहा, मैं इस शख्स को हलाक कर देना चाहता हूँ। कामयाब इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी एक गैर मुहज्जब से अफाम हबशी के मारे जाने में तुम्हें क्या तकलीफ होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इससे अचानक क्या हमदर्दी पैदा हो गई है और तुम क्यों इसकी जिंदगी बचाने पर इस कदर मुसर हो। सवाल हमदर्दी या एहसास का नहीं है, मार्कोस ने कहा। बिला वजह किसी इंसान की जान लेना एक गुनाह है और मैं इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता। तुमसे किसने कहा कि तुम इसमें शरीक हो? अल्बर्टो ने कहा, सारा काम तनहा मैं कर लूंगा और ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। मैं इसे इशारे से बुलाकर ऊपरी पहाड़ी पर ले जाऊंगा और फिर वहां से अचानक नीचे धक्का दे दूंगा। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद इसकी जिंदगी बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी ये कोई भारी भरकम जिस्म का कवि आदमी नहीं है, मामूली तनुतोष का आदमी है। पत्थरों पर गिरते ही इसकी हड्डियां चटक जाएंगी और वो फौरन ही मर जाएगा। जो तुम्हारा जी चाहे करो, मार्कोस ने जिद होकर कहा, लेकिन खुदा के लिए इस मामले में मुझे मत घसीटो और ये तो बताओ कि जब ट्याबू के बगैर तुम इसकी बस्ती में वापस जाओगे तो लोगों को इसके बारे में क्या जवाब दोगे? हम इनसे ये कहेंगे कि ट्याबू चंद आदमियों के साथ पीछे पीछे आ रहा है। दरअसल हमें वहां पहुंचने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम जाते ही बेहोशी की दवा मिली शराब की तकसीम शुरू कर देंगे और जाहिर है कि ये जंगली लोग इस शराब पर बेतहाशा टूट पड़ेंगे। एक बार शराब के चंद घूंट इनमें से हर एक हल्क से नीचे उतर जाएं, बस हमारे लिए इतना ही बहुत काफी है। इसके बाद ये लोग खुद ब खुद बेहोश हो जाएंगे। फिर हम अपनी मतलूबा औरतों को उठाकर जहाज में डालेंगे और चल देंगे। मार्कोस ने अल्बर्टो की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बड़े गौर से इन लोगों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन रहा था और समझ रहा था प्रोफेसर, और मुझे अल्बर्टो के किरदार पर हैरत हो रही थी। ये शख्स इस कदर कमीना और नीच भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने इस शख्स का क्या बिगाड़ा था जो मेरी जान के दर पे हो गया था। एकदम मुझे अल्बर्टो से सख्त नफरत महसूस हुई। मैंने फैसला कर लिया कि इसकी गंदी हरकत की सजा अच्छी तरह दूंगा ताकि वो इसे हमेशा याद रखे। सोना देखकर इसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया था। मैंने दिल ही दिल में एक मंसूबा तैयार कर लिया और इस पर अमल करने के लिए खुद को आमादा कर लिया। इसके थोड़ी देर बाद खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं चूंकि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत रखता था, इसलिए मुझे अल्बर्टो और मार्कोस के साथ बिठाकर खाना दिया गया। यह दूसरी बात थी कि इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ठिकाने लगाने का फैसला किया जा चुका था। यह शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी रात का खाना खा रहा है। अल्बर्टो ने मेरी तरफ देखते हुए मार्कोस से कहा, इस बेचारों को क्या मालूम कि कल शाम का गरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में तुम इसके साथ जुल्म कर रहे हो, मार्कोस ने कहा। अभी वक्त है, मेरी बात मान जाओ और इसकी हलाकत से हाथ उठा लो। हम अपना मकसद हासिल कर चुके हैं। जो कुछ हमें चाहिए था वो हमें मिल गया और अब बिला वजह इंसानी खून बहाने की क्या जरूरत है और इससे फायदा भी क्या है। तुम अपनी इंसान दोस्ती अपने पास ही रखो मेरे दोस्त। अल्बर्टो ने हंसते हुए कहा, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मुझे करने दो। इस शख्स की हलाकत अब मेरे मिशन का एक हिस्सा बन चुकी है। मुझे अफसोस है मगर इसे अब मरना ही होगा। मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, मार्कोस ने खुश्क लहजे में कहा। तुम अपने खून आशाम अजाइम को मजबूरी का नाम क्यों देते हो? मेरे अजाइम खून आशाम नहीं है। अल्बर्टो ने मार्कोस की बात का बुरा माने बगैर कहा, अगर मेरे अजाइम खून आशाम होते तो मैं जहर देकर इस सारे कबीले के लोगों को हलाक कर देता। तुम्हें मालूम है कि हमारे पास जहाज में जहर कितनी मिकदार में मौजूद है, लेकिन मैं ऐसा किया और ना ही मैं ऐसा करने का कोई इरादा रखता हूँ, इसलिए कि मुझे इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। इस शख्स को हलाक करना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ कि मकामी आबादी में यह वाहिद शख्स है जो सोने की मौजूदगी के सही मकाम से वाकिफ है और यही इसकी बदनसीबी है। इसकी बदनसीबी के बायस इसे मरना होगा। जहां तक औरतों को साथ ले जाने का सवाल है तो तुम ये देखो कि मैं इसके लिए कितनी कुर्बानी दे रहा हूँ। इन 4 औरतों की जगह मैं इनके वजन का सोना जहाज में लाद सकता था, लेकिन मैंने औरतों को तरजीह दी ताकि वापसी का सफर आराम से गुजरे और फिर यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं सबके लिए होगी। तुम और चंद दूसरे साथी इनमें बराबर के हिस्सेदार होगे। मेरी तो माजरत कबूल करो, मार्कोस ने संजीदगी से कहा। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अल्बर्टो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। खाना खत्म हो चुका था और अब सोने की तैयारियां की जा रही थी। मार्कोस ने कहा, ट्याबू से पूछो कि वो खुले साहिल पर सोना पसंद करेगा या जहाज के अंदर सोना चाहेगा। इसकी मर्जी है, वो जहां चाहे सो सकता है। अभी फ्रांसिस मार्कोस की बात का तर्जमा करके मुझे बताने ही वाला था कि अल्बर्टो बीच में बोल पड़ा, तुम ठीक कहते हो, ये इसकी जिंदगी की आखिरी रात है और इसलिए इसे इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि इसकी आखिरी रात जिस तरह चाहे गुजारे।
فرانسس نے غیر جذباتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مارکوس کی بات مجھ تک پہنچائی۔ میں نے ان لوگوں کی تمام تر گفتگو کے دوران اپنا چہرہ بالکل سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری رکھا ہوا تھا، اور میری صورت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کی ساری باتیں سن اور سمجھ رہا ہوں۔ میں ہونکوں کی طرح باری باری ان لوگوں کی شکلیں دیکھا کرتا تھا۔ میں باہر ساحل پر سونا پسند کروں گا، میں نے فرانسس کو جواب دیا۔ فرانسس نے میرا جواب مارکوس تک پہنچا دیا۔ مارکوس نے کہا کہ اسے کہو کہ یہ اب سو جائے، اس وقت ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ صبح کو اسے سونا جمع کرنے میں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ فرانسس نے مارکوس کی بات مجھ تک پہنچائی اور میں نے رضامندی میں گردن ہلا دی۔ مارکوس اور البرٹو دوسرے لوگوں کے ساتھ سونے کے لیے جہاز کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اندر ہی جا کر سونے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن لوگوں کی زیادہ تر تعداد نے رات جہاز کے باہر ساحل پر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سارے لوگوں کے درمیان تھوڑی تھوڑی سی شراب تقسیم کی گئی، جو سب لوگوں نے بڑے شوق سے پی لی تھی۔ مجھے بھی اس میں سے حصہ دیا گیا۔ میرے ہاتھوں میں جام مارکوس نے خود تھمایا۔ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری مہذب دنیا کی شراب سمجھ کر پی لو۔ البرٹو نے مارکوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ اور مانگے تو اسے اور دے دینا، بیچارے کو جی بھر کر پی لینے تو، تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں۔ مارکوس نے تلخ اور سرد لہجے میں جواب دیا، اگر وہ اور مانگے گا تو میں اسے ضرور اور شراب دوں گا، لیکن مجھے اور مانگنے کی ضرورت نہیں تھی پروفیسر۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو شراب تھی وہ نہایت گھٹیا اور معمولی درجے کی تھی، اس لیے بہت زیادہ مقدار میں تھی۔ بہت سارے ڈرم بھرے ہوئے جہاز کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ مہنگی اور اچھے درجے کی شراب بھلا اتنی بڑی مقدار میں ان لوگوں کو کہاں میسر آ سکتی تھی، اور میں تو نہ جانے کس کس درجے کی شراب پی چکا تھا، اور کن کن بادشاہوں اور شہنشاہوں کے درباروں میں ان کے رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہو چکا تھا، جہاں دنیا کی انتہائی اچھی شرابیں پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ مجھے بھلا اس گھٹیا شراب کی کیا طلب ہو سکتی تھی، اور پھر میں تو ویسے ہی ہر طلب سے عاری تھا اور ہر طلب کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ کر سو گئے۔ میں بھی ایک طرف کو ریت کے ٹیلے کی آڑ میں لیٹ گیا۔ میں نے اپنے بازو اپنے سر کے نیچے رکھ لیے اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ معصوم سادہ دل اور بے گناہ لوگوں کو بھلا اس بات کی کیا خبر تھی کہ ان کے ہر دل عزیز روحانی پیشوا کی زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ 4 عورتوں کے اغوا کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ یہاں سے کئی میل دور وہ لوگ سب کے سب اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے۔ ہر شخص سو چکا ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو سرشاری کے جذبے میں ڈوبے ہوئے ایک دوسرے میں گم پڑے ہوں گے۔ ساری بستی میں گہرا سناٹا پھیلا ہوگا اور دور جنگل سے طرح طرح کے درندوں اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ یہاں بھی جنگل کی جانب سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، جو سمندر کی موجوں کے ہلکے ہلکے شور کے ساتھ مل کر ایک عجیب و غریب فضا پیدا کر رہی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کئی اجنبی جسم آڑے ترچھے زمین پر پڑے ہوئے تھے اور زور زور سے خراٹے لے رہے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کافی دور تھی۔ میں نے ابھی خود کو نیند کے حوالے نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک میں جاگتا رہا۔ بلاخر میں نے سو جانے کا فیصلہ کیا اور سو گیا۔ چڑیوں کے چہچانے سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، اور اس جگہ پر جہاں سمندر اور آسمان ایک نظر آتے ہیں، گہری نارنجی رنگ کی روشنی جگمگا رہی تھی، اور سورج کسی آتشی گولے کی طرح بڑے شاہانہ وقار کے ساتھ گویا سمندر کے اندر سے ابھر رہا تھا، اور سمندر میں اس جگہ گویا پانی کی بجائے پگھلی ہوئی آگ بہ رہی تھی۔ عجیب مسحور کن منظر تھا پروفیسر۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ منظر نہ جانے کتنی بار دیکھا، اور ہر بار اسے دیکھ کر مجھے گہری فرحت اور تازگی کا احساس ہوا۔ اس وقت بھی میں اس منظر کے سحر میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میرے پیچھے مارکوس اور البرٹو آ کر کھڑے ہو گئے تھے، جن کے ساتھ فرانسس بھی شامل تھا۔ میں دراصل اس قدرتی منظر کے حسن میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی، اور میں اس وقت چونکا جب مجھے اپنے پیچھے البرٹو کی آواز سنائی تھی۔ فرانسس سے کہو کہ چل کر کچھ کھا لے اور پھر سونا جمع کرنے میں ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے، البرٹو نے کہا۔ میں یہ آواز سنتے ہی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تینوں میری پشت پر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں بھی طلوع آفتاب پہ اس حسین و جمیل منظر میں گم تھیں۔ میں نے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس اثنا میں فرانسس نے البرٹو کی بات کا ترجمہ کر کے مجھ تک پہنچایا، اور میں نے رضامندی میں گردن ہلا دی۔ ہاں بھائی، یہ ضروری ہے کہ یہ اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا لے، البرٹو نے کہا۔ کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فرانسس مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا گوشت اور کچھ پھل کھانے کو دیے گئے۔ میں نے وہیں بیٹھ کر کھانا ختم کیا۔ اس اثنا میں باقی لوگ بھی کھانا ختم کر چکے تھے اور اب کام پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ البرٹو میرے قریب آ گیا اور اس نے فرانسس کی مدد سے مجھ سے یہ کہنا چاہا کہ میں کام کے دوران اس کے ساتھ ہی رہوں، اور دوپہر کو وہ مجھے ساتھ لے کر سامنے والی پہاڑی پر چڑھے گا۔
क्योंकि इसके ख्याल में इस पहाड़ी पर सोने के भारी ज़खायर मौजूद होने की तवक्का है। ये काफ़ी बुलंद पहाड़ी थी जो सामने की तरफ से तिरछी लेकिन पीछे की तरफ काफ़ी हद तक अमूदी हालत में थी। अल्बर्टो ने सही जगह का इंतखाब किया था। इस पहाड़ी पर से अगर किसी को पीछे की तरफ नीचे धकेल दिया जाता तो सीधा सैकड़ों फुट नीचे पत्थरों और चट्टानों में जाकर गिरता और इसके जिस्म की हड्डियां सुरमा हो जाती। अल्बर्टो ने अपनी दानिश में मेरे लिए बेहतरीन जगह का इंतखाब करके कत्लगाह मुंतखब की थी, लेकिन इस गरीब को क्या मालूम था कि मैं कैसी कैसी खौफनाक और खतरनाक कत्लगाहों से जिंदा सलामत निकल आया था। बहरहाल प्रोफेसर अल्बर्टो ने मुझे अपने साथ काम पर लगा लिया। मैं फ्रांसिस और अल्बर्टो एक साथ काम कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मार्कोस मेरे पास आने से दानिस्ता तौर पर गुरेज कर रहा है। सुबह के वक्त के बाद वो एक बार भी हम लोगों के पास नहीं आया था और हम लोगों से बहुत दूर एक दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर काम करता रहा। वो मेरी हलाकत की मुखालफत करता था और मेरी जिंदगी बचाना चाहता था। मालूम ऐसा होता था कि वो अल्बर्टो की राह में मुज़ाहम भी नहीं होना चाहता। उसने मेरे कत्ल की सिर्फ जुबानी मुखालफत की थी और जब अल्बर्टो ने ज्यादा जोर दिया था तो उसने हथियार डाल दिए थे और बादल नखास्ता ही सही लेकिन अल्बर्टो को मनमानी करने की इजाजत दे दी थी। इसका साफ मतलब ये था कि वो खुलकर अल्बर्टो के साथ महाजराई नहीं करना चाहता था, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा भी महसूस होता था गोया वो अल्बर्टो से खौफज़दा है और इसे ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता। बहरहाल ये बात तय थी कि वो अल्बर्टो से खुल्लम खुल्ला मुखालफत मोल नहीं लेना चाहता था, बावजूद इसके कि वो इस पूरी मुहिम का लीडर था और लीडर होने की हैसियत से वो सब लोगों को हुक्म भी देता था। हो सकता है कि उसे अल्बर्टो की तरफ से अपनी जान का खतरा भी महसूस हो और इसे इस बात का खौफ भी हो कि ज्यादा मुखालफत की सूरत में अल्बर्टो उसे भी हलाक करवा देगा। दोपहर तक मैं, अल्बर्टो और फ्रांसिस एक ग्रुप की शक्ल में काम करते रहे। मार्कोस हम लोगों से बहुत दूर रहा था और इस असना में एक बार भी हमारे करीब नहीं आया। अल्बर्टो खुद 2 दफा मार्कोस के पास गया था और उससे बात करके वापस आ गया। मार्कोस खुद इधर नहीं आया। दोपहर जरा देर बाद काम खत्म हो गया। मुझे तो ये बात पहले ही से मालूम थी कि अपने कल के प्रोग्राम के मुताबिक ये लोग सोना लादने का काम बस आज दोपहर तक करेंगे और इसके बाद मजीद सोना नहीं लादा जाएगा, बल्कि ये लोग जहाज को लेकर तेजी के साथ हमारी बस्ती के साहिल की तरफ पहुंच जाएंगे। वहां मेरे बारे में ये इतला देने के बाद कि मैं पीछे आ रहा हूं, सब लोगों के दरमियान बेहोश करने वाली शराब तकसीम करेंगे और जब लोग बेहोश हो जाएंगे तो अपनी पसंद की 4 औरतों को उठाकर ये लोग यहाँ से राह फरार इख्तियार करेंगे। इससे पहले पहाड़ी पर से धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया जाएगा और हलाक कर दिया जाएगा। काम खत्म होने के बाद अल्बर्टो ने फ्रांसिस के वसासत से मुझसे कहा था, आओ जरा सामने वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वहां का जायजा लेते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इस पहाड़ी के ऊपर भी सोने के ज़खायर होने चाहिए। चलो, मैंने बखुशी अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। अल्बर्टो के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं इस मुस्कुराहट का मतलब बखूबी समझता था प्रोफेसर। अल्बर्टो का ख्याल था कि मैं इसके जाल में आ गया हूं और अब उसे मुझको ऊपर ले जाकर नीचे धक्का देने में कोई कुबाहत नहीं होगी। मैं, अल्बर्टो और फ्रांसिस तीनों सामने वाली बुलंद पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। मैंने देखा कि मार्कोस हमें दूर से देख रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, गोया मुझसे आंखें मिलाने से गुरेज कर रहा हो। मैं उसकी इस सदा पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। उसे मालूम था कि वो लोग मुझे कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। वो ये नहीं चाहता था कि मुझे इस तरह हलाक कर दिया जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि इन लोगों को वो रोक सके। अल्बर्टो से टक्कर लेने का हौसला उसके अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन वो मजबूर था अल्बर्टो के सामने। हम तीनों ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बेहद मुश्किल चढ़ाई थी, अगरचे पहाड़ी रुख पर खासी तिरछी थी, लेकिन बाज जगह बिल्कुल आमूदी भी हो गई थी और हमें एक एक कदम बहुत एहतियात के साथ उठाना पड़ रहा था। अल्बर्टो आगे बढ़ा, उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे फ्रांसिस। यह तरतीब खुद अल्बर्टो ने कायम की थी और इसका मकसद गालिबन ये था कि मैं इन दोनों के दरमियान रहूं और इधर उधर न जा सकूं। बिलाखिर कोई 1 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। अल्बर्टो और फ्रांसिस के जिस्म पसीने में नहाए हुए थे और इनका सांस तेज तेज चल रहा था, लेकिन जाहिर है कि मेरे ऊपर फिलहकीकत इस किस्म की कोई कैफियत तारी नहीं थी। अलबत्ता मैंने इन दोनों को दिखाने की गर्ज से जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया था कि वो ये समझें कि मैं भी इन्हीं की तरह बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पहाड़ी की चोटी पर जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा मुसत्ता था। अल्बर्टो और फ्रांसिस इतना ज्यादा थक गए थे कि वो दोनों जमीन पर बैठ गए और लंबे लंबे सांस लेते हुए सस्ताने लगे। मैं भी इनके ही पास बैठ गया था। पहाड़ी की इस बुलंद चोटी से आसपास का मंजर बहुत खुशनुमा नजर आ रहा था।